जी प्रणाम। मैं शुरू कर दूं क्या सर? जी 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 प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। हम लोग अभी ज्वर चिकित्सा पढ़ रहे थे, तो उसमें संप्राप्ति पहले देखते हैं कि संप्राप्ति क्या बताया है। और ज्वर का जो हेतु है ना, वो सुश्रुत संहिता में जो बताया है, वो आज के मॉडर्न प्रैक्टिस में अगर हम लोग देखें तो परफेक्ट मैच होता है। तो क्या बताया है कि और सुश्रुत उत्तर तंत्र में बहुत अच्छे से ज्वर का संप्राप्ति और हेतु इसके बारे में बताया है। देखिए, दोषाः प्रकुपिता स्वेषु कालेषु स्वहे प्रकोपणैः व्याप्य देहम अशेषेण ज्वरम आपादयन्ति ही। इतना बढ़िया बताया है कि दोष जो होते हैं वह अपने प्रकोपक कारणों से प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हो जाते हैं। व्याप्य देशम अशेषेण, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। ज्वरम आपादयन्ति ही, फिर ज्वर को उत्पन्न कर देते हैं। उत्पन्न उत्पन्न करना मतलब आपादयन्ति ही, यह शब्द बोला है। इसके बाद में सुश्रुत उत्तर तंत्र में और बताया है ज्वर के बारे में, क्योंकि हम लोग चरक संहिता और वाग्भट माधव निदान ये पढ़ते हैं, लेकिन सुश्रुत का जो हेतु बताया और प्राप्ति बताया वो एकदम क्लासिकल है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसा बताया है कि मिथ्यादि युक्तेरपि च स्नेहादेहि कर्म वीर्णणाम विविधात अभिघाता च रोगोत्थानात् प्रपाकता समाशयात् अजीर्णा च ऋतु विपर्यात् औषधि पुष्पगंधा च शोका नक्षत्र पीड़या अभिचाराभिशापाभ्याम मनोभूताभिशंकया स्त्रीणाम अप्रजातानाम प्रजातानाम तथा हितैहि तन्यावतरणे चैव ज्वरो दोषे प्रवर्तते। मतलब स्व कारणों से, वायु का, पित्त का और कफ का स्व कारणों की वजह से दोष प्रकुपित हो जाते हैं, और मिथ्या आहार विहार करने की वजह से ये जो दोष है वो रोग की उत्पत्ति करते हैं। अब ये क्या करते हैं, मैं पहले देता हूँ कि जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं ना, वो डिस्टरबेंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ज्वर का ये बता रहे हैं कि स्व प्रकुपित कारणों की वजह से जब दोष प्रकुपित हो जाते हैं तो वह सामान्य हेतु कहलाए जाते हैं। और इसके अलावा मतलब विशेष रूप से क्या क्या हेतु रहते हैं यह बताया जा रहा है। एक मिनट रुके। हाँ, ज्वर का विशेष हेतु बता रहे हैं सुश्रुताचार्य के हिसाब से कि स्नेहन करने से, स्वेदन करने से या वमन आदि का पंचकर्म अगर मिथ्या योग हो गया या फिर आघात हो गया। अब सुश्रुताचार्य जी हैं, वो शल्य चिकित्सक हैं, उनको मालूम था कि आघात की वजह से भी इंफेक्शन होता है बॉडी में, चोट लगने की वजह से भी होता है, इसलिए ज्वर होता है। फिर विद्रदी जैसे रोग होते हैं, जो बड़ा बड़ा एब्सेस होता है, उसमें पस फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, शोथ होता है, उसकी वजह से भी ज्वर होता है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी का मत है। फिर शरीर में कोई भी जगह पे पुयत पत्ती हुआ, भले वो टॉन्सिल की जगह पे पुयत पत्ती हुआ है या कहीं पर भी पस फॉर्मेशन हो रहा है, जो अनावश्यक चीज है, पस फॉर्मेशन, पुयत पत्ती, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बता रहे हैं, उसके वजह से ज्वर होता है। अति श्रम करने की वजह से, जिसने बहुत ज्यादा मेहनत किया, सपोज मैंने अगर यहाँ से 70 किलोमीटर साइकिलिंग कर लिया या मैं दौड़ के गया और अचानक, पहले कभी किया नहीं है, मुझे वो साथ में नहीं है, और अति श्रम कर लिया या मैंने बहुत ज्यादा वजन उठा लिया, तो मुझे ज्वर 100% आएगा। यह विशेष हेतु बताया ज्वर का। इसके बाद में राज्यक्षमा, राज्यक्षमा जब होता है तब भी ज्वर होता ही होता है। फिर विष बाधा, किसी ना किसी तरह से विष का शरीर में संयोग होना, यह भी ज्वर उत्पत्ति का कारण होता है। फिर असाथ में आहार और विहार, मतलब जो शरीर के लिए साथ में नहीं है, जैसे कि बाहर का जो भी अनहाइजीनिक खाना पीना खाना, उससे फूड पॉइजनिंग होती है, हम लोग को भी मालूम है, एलोपैथी के डॉक्टर्स भी मानते हैं। तो उसके वजह से, और साथ में आहार और विहार, विहार का मतलब है कि गंदे जगह में जाना, दूषित जगह में जाना, जहां पर डेड बॉडी जलाया जा रहा है वहां पर चले जाना और वह धुआं का संयोग हो जाना, या फिर कचरा जलाया जाना, वहां पर भी धुआं पर घात हो जाना। ये बहुत सारे कारण बताए जो असाथ में है, शरीर को साथ में नहीं है, जहां पर कचरा डाला हुआ है, बहुत ज्यादा कूड़ा करकट डाला हुआ है, वहां पर चले जाना, जहां पर अनहाइजीनिक कंडीशन है। क्योंकि सुश्रुताचार्य जी को यह सब मालूम था कि अनहाइजीन से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके वजह से फीवर आता है। तो ये असाथ में आहार विहार बताए। फिर ऋतु विपर्य, जैसे अभी शरद ऋतु है, इसमें बहुत तेज बारिश हो जाए या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगी, जो ऋतु का विपर्य होता है, जो ऋतु नहीं है अपेक्षा में, वहां पर वो ऋतु आ जाना, इसके वजह से ज्वर हो जाता है। फिर विष औषधियों का प्रयोग होना, या विष औषधि वाले फूलों का जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, तीक्ष्ण और उग्र गंधी जो निकलते हैं, उनकी वजह से, या शोक होना, मतलब जिसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से भी, क्योंकि मानसिक कारण भी जो है, काम शोक भयात वायु,
वायु का प्रकोप होता है और उसकी वजह से ज्वर होता है। उसी तरह से नक्षत्र पीड़ा, कभी कभी नक्षत्र चेंज होते हैं तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुष्य नक्षत्र, फिर मृगशिरा नक्षत्र, अलग अलग नक्षत्र आते हैं। कुछ कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो ज्वर कारक ही होते हैं, ऐसा माना जाता है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो लोग इस बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। इसके बाद में ग्रह बाधा होना, ग्रह बाधा होना तो ये अब ग्रह जो रहते हैं, पितृ ग्रह, यक्ष ग्रह, गंधर्व ग्रह, ऋषि ग्रह, ये सब क्या करते हैं कि रति की इच्छा से, मतलब संभोग की इच्छा से या कुछ विशेष कार्य करने की इच्छा से या हिंसा की प्रवृत्ति से ये शरीर में आवेशित होते हैं। और किसको करते हैं? जिसका मन कमजोर होता है। तो आगंतुक कारणों की वजह से जो ग्रह बाधा हो रही है उसकी वजह से भी ज्वर हो जाता है। फिर अभिशाप, पहले के जमाने में ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, बद्दुआ देते थे, वो बद्दुआ लग जाता था और सामने वाले को फीवर आ जाता था। फिर काम, क्रोध, भय, मनोविकार, अगर क्रोध में कोई बहुत ज्यादा इंसान है, क्रोधित है, तो उसको भी मनोविकार हो जाएगा और वह भी ज्वर से पीड़ित हो जाएगा। अगर काम इच्छा है, अगर उसका काम नहीं मिला, जैसे किसी की ये गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के चल गया, ब्रेकअप हो गया, या उसको मानसिक आघात हुआ, किसी का डेथ हो गया, तो ये सब है ना भय से या किसी से, ये मनोविकार है ना, इसके वजह से भी ये ज्वर हो जाता है। फिर विषम प्रसूति, अगर डिलीवरी अगर गलत तरीके से हो रही है, अनहाइजीनिक कंडीशन से हो रही है, तो उसकी वजह से भी यह विषम प्रसूति से भी ज्वर होता है। ये सारा सुश्रुताचार्य जी का दृष्टिकोण है और उन्होंने ऐसे फिर ट्रीटमेंट भी बताया आगे। उसके बाद में सुतिका का विषमोपचार, मतलब सुतिका अवस्था जो है पोस्टनेटल पीरियड में अगर अच्छे से बेबी का केयर नहीं हो रहा है, माता का केयर नहीं हो रहा है, सुतिका अगर अच्छा नहीं है, उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो सुतिका ज्वर वगैरह जो होता है इसको भी इन्होंने कंसिडर किया है। तो स्तन्य जनन काल में अगर अच्छे से माता को दूध नहीं आ रहा है, उसको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इसके वजह से भी ज्वर हो जाता है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं। अब माधव निदान में सामान्य संप्राप्ति क्या बताया वह देखते हैं। तो मिथ्याहार विहारा व्याम दोषामाशय आश्रय बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम रसानुगा, मतलब यह जो मिथ्याहार विहार किया जाता है उससे क्या होता है कि सारे दोष आमाशय में आश्रित हो जाते हैं और फिर अग्नि को मंद करते हैं। अग्नि मंद हो जाता है तो फिर वह जो आम जो है वह रस धातुगत आहार रस में मिल जाता है और रस धातुगत चला जाता है और रसव स्रोत को अवरुद्ध करके और फिर पूरे स्रोत, फिर जो अग्नि का स्थान है, पक्ति का स्थान है, वहां जो हीट है वो अग्नि जो है हीट वह पूरे शरीर में विमार्गमन करके फिर ज्वर की उत्पत्ति करता है। इसी को और चरक संहिता में बताया है कि स यदा प्रकुपितः प्रविश्य आमाशय उष्मणा स्थानम उष्मणा स मिश्रीभूत्य आद्य आहार परिणाम धातुम रसानाम अन्नयत्य रस स्वेद वाहनी स्त्रोतांसि पिधायम अग्नि उपहत्य पक्ति स्थानम उष्माणम बहिर्निर्यस्य केवलम शरीरम अनुपद्यते तथा ज्वरम अभिनिवर्तयति। मतलब जो दोष जो है वो प्रकुपित हो जाते हैं, वात पित्त कफ, ये जब प्रकुपित हो जाते हैं तो ये आमाशय में प्रवेशित हो जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि उष्मा का जो स्थान है, मतलब नॉर्मल पाचक पित्त जहां पर रहता है उष्मा का स्थान है, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और वहां पर अग्नि को विषम कर देते हैं, अग्नि को खराब कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि आद्य आहार परिणाम धातु, पहला जो आहार रस बन रहा है उसके साथ में आम जो है, जो आमोत्पत्ति हो रही है, क्योंकि दोष प्रकोपित है, अग्निमंद हो जाएगा तो आम की उत्पत्ति होगी, आम जो खाया पिया है वो बचेगा नहीं, वो आम के साथ मिक्स हो जाएंगे और आहार रस में मिल जाएंगे। उसके बाद रसानाम अनमेत्य रस रस स्वेद वाहनी, रसव स्रोत पे चले जाएंगे और स्वेदव स्रोत में चले जाएंगे और उसको विधायम, मतलब अग्निमंदता हो गई है, उसके साथ में रसव स्रोत और स्वेदव स्रोत को अवरोध कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे और साथ में अग्निम उपहत्य, अग्नि को विषम कर, अग्नि को मंद कर देंगे, पूरी तरह से जीरो नहीं करेंगे। अग्नि अगर पूरा जीरो हो गया तो फिर शांत मृत्य अग्नो, मतलब अगर अग्नि पूरा शांत हो गया तो मृत्यु हो जाएगी। अग्नि को मंद कर देते हैं और पक्ति स्थान उष्माणम, मतलब पक्ति स्थान जहां पर ये अग्नि का स्थान है वहां से उष्माणम, उष्मा को बहिर्निर्यस्य केवलम, वहां से निकाल के उभाड़ के पूरा शरीर में शाखागत कर देते हैं। केवलम शरीरम अनुपद्यते, मतलब शरीर में पूरी तरह से फैला देंगे। तथा ज्वरम अभिनिवर्तयते, इस तरह से ज्वर उत्पन्न हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। इसी को चरक चिकित्सा स्थान में और अच्छे से बताया है। 127 से 129 नंबर का श्लोक बता रहे हैं कि संसृष्टा सन्निपतिताः पृथग्वा कुपितामलाः रसाख्यम धातुनम विद्य पक्ति स्थान निरस्य च स्वेन तेनोष्मणा चैव कृत्वा देहष्मणो बलम स्त्रोतांसि कृत्वा संप्राप्ता केवलम देहल मूल बणः।
संतापमधिकम देहे जनयन्ति जनस्तदा भवते उष्ण सर्वांगो ज्वरस्तेन उच्यते। इसी को ही बता रहे हैं कि दो दो दोष जब मिल जाते हैं तो संश्लिष्ट दोष बोलते हैं, संसर्ग हो जाता है दो दो दोषों का। और या फिर सन्निपात, तीनों दोष जब मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पृथक कुपिता मलाहा, ये मल को दूषित करते हैं हम। यहाँ मल जो है वो दोष रूपी मल भी है, धातु रूपी मल भी है और मल रूपी भी मल है। तो दोष धातु मल इनको भी मलिनीभूत कर देते हैं, तो इसलिए मल संज्ञा प्राप्त हो जाती है। रसाख्यम धातुनम अव्यत्य, रस धातु को यह पूरी तरह से अवरोधात्मक संप्राप्ति कर देते हैं। पक्ति स्थानम निरस्य च, पक्ति स्थान से उष्मा को निकाल देते हैं। स्वेन त्वनोष्मणा च देहोष्मणा देशमणो जो बलम, मतलब अपने शरीर की जो उष्मा है, पक्ति स्थान है जहां से उष्मा जनरेट होती है, वहां से निकाल के पूरे शरीर में फैला देते हैं। स्त्रोतांति रुद्ध्वा संप्राप्ता, स्त्रोतसों को रुद्ध कर देते हैं, अवरोध कर देते हैं। संतापकम अधिकम देहे जनयंती, शरीर को गर्म कर देते हैं। संतापक अधिकम देहे जनयंती नरस्तदा, बहुत उष्ण संस्वांगो, पूरे शरीर को उष्मा गर्म कर देते हैं। ज्वरस्तेन उच्यते, इसको हम ज्वर व्याधि ऐसा बोलते हैं। इसी को आगे और बता रहे हैं कि दोष प्रकोप हो जाता है, उसके बाद में प्रकोपित दोष जो है आमाशय में स्थान संचय कर लेते हैं। स्थान संचय जब हो जाएगा आमाशय में प्रकोपित दोषों का, तो अग्निमांद्य हो जाएगा। अग्निमांद्य हो जाएगा तो आम की उत्पत्ति हो जाएगी। आम की उत्पत्ति होगी तो स्त्रोतोरोध हो जाएगा। स्त्रोतोरोध हो जाएगा तो पाचक पित्त का जो काम है वह अच्छे से नहीं होगा। पाचक पित्त का स्त्रवण जो है, सिक्रीशन, वो अच्छे से नहीं होगा। और उष्ण और तीक्ष्ण जो पित्त है, क्योंकि उष्णता बढ़ जाएगी, तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, ये उष्णता और तीक्ष्णता जो है रस धातु में चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उष्णता और तीक्ष्णता जो है पित्त की, क्योंकि पित्त तो सब शरीर में है और वो ट्रांसफर होता है, उष्णता तीक्ष्णता हीट जो है सब जगह ट्रांसफर होता है और सर्व शरीर में संचारित हो जाता है। और देह इंद्रिय मन, इसमें रहने वाला जो पित्त है, जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्म ग्लास का दूध है, एक भगोने में डाल दीजिए, तो वह क्या करेगा कि गर्म ग्लास का दूध है, ठंडे पानी में आपने डाला तो पानी भी गर्म हो जाता है, हीट का ट्रांसफर हो जाता है गर्म ग्लास से पानी में। तो इसी तरह से जो हीट है, उष्णता तीक्ष्णता, ये पूरे बॉडी में पित्त में सर्कुलेट होने लगता है। उष्णता मतलब रस धातु में चला जाएगा। और दूसरा है कि शाकागत हो जाएगा हीट, और इसके वजह से पाचक पित्त जो है वह पूरी तरह से प्रकोपित हुआ है। देह इंद्र मन का संताप हो जाता है और ज्वर उत्पन्न होता है। दूसरा रस धातु जो है वो सामता युक्त होता है, आम युक्त हो जाता है। रसव स्त्रोत स्वेदव स्त्रोत से अवरोध हो जाते हैं। शरीर जो है वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है और संताप की वृद्धि होती है और इस तरह से ज्वर उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से बोल रहे हैं केवलम समनस्कम च सुराधिष्ठानम उच्यते शरीरम, इसमें मन का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंद्रियों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। इस तरह से यह ज्वर उत्पत्ति हो जाता है। इसमें दोष जो है, कौन सा दोष प्रकोपित होता है, तो पाचक पित्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ज्वर गर्म है, मतलब पित्त के ही प्रकोपित होने से होता है। गुल्म व्याधि है वो वायु के प्रकोपित होने से होता है। प्रमेह है वो कफ की वजह से होता है, ये हमारा नियम है। विसर्प है वो पित्त के प्रकोप से होता है। तो यहाँ पर पाचक पित्त की दृष्टि मेन होती है। दुष्य जो होते हैं वो रस धातु होते हैं। स्त्रोतस की विकृति देखेंगे तो रस्व स्त्रोतस और स्वेदव स्त्रोतस की दृष्टि होती है। उद्भव स्थान देखेंगे कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आमाशय से उत्पन्न होता है। फिर संचार कहाँ होता है, तो रसव स्त्रोतस, रसायनियां जो रहती हैं उनसे यह पूरी तरह से संचारित होता है। अधिष्ठान देखेंगे तो देह इंद्रिय मन है, और व्यक्ति स्थान है तो प्रमुखता यह त्वचा से व्यक्त होता है कि इस तरह से ज्वर व्याधि हो गई है। अब आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। मैंने जो बताने का कोशिश किया आप लोग को समझ आया होगा शायद, अगर नहीं समझ आए तो आप लोग प्रश्न पूछिए। एक बार चेक करिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या आप लोग, एक बार चेक करिए सर कृपया। डॉक्टर विकास कुमार जी एक बार चेक करिए। हेलो, हाँ जी, आप हो पा रहे हैं? हाँ सर हो रहा है। आप ज्वर के बारे में, संप्राप्ति के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आगे बताइए। हाँ ठीक है, तो इस तरह से रस्व स्त्रोतस और स्वेदव स्त्रोतस का अवरोध हो जाता है, तो स्वेद जो है वो निकल नहीं पाता, अपना हीट को बैलेंस नहीं कर पाते, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि आम जो है वह आम दोष जो है पूरे शरीर में संचारित होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अंग मर्द होने लगता है, पूरा बॉडी में बॉडी एक होने लगता है। सर्वांग ग्रहण होता है, पूरा बॉडी में ना ग्रह की स्थिति, मतलब पूरा बॉडी जकड़ने जैसा फील होने लगता है।
और प्रत्यात्म लक्षण तो बता रहे हैं, चतुर्थक ज्वर में कहाँ होता है, फिर संतत ज्वर में, ये हम बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई कोई ज्वर में ऐसा होता है कि कटी प्रदेश में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, वो हम लोग आगे बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर पूर्व रूप बता रहे हैं, ज्वर जो होता है उस वो आने वाला है, तो पूर्व रूप क्या होता है, तो उत्तर तंत्र सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया कि श्रमो अरति विवर्णत्वम दारस्यम नयन प्लवः इच्छादेशो मोहश्चापे शीतवातापादिषु जृम्मांगमरुदो गुरुता रोम हर्षो रुचिस्तमः अप्रहर्ष शीतम च भवत उत्पत्ति ज्वरे। मतलब श्रम होता है, थकावट इतनी ज्यादा होती है, जैसे मेहनत करके आए हैं तो शरीर में बहुत ज्यादा थका थका लगता है, बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है, श्रम होता है, अरति होता है, मतलब मन जो रहता है बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, बहुत ज्यादा व्याकुल रहता है। किसी को भी, आपको भी ज्वर हुआ होगा तो आप लोगों को पता चलता होगा कि व्याकुलता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर विवरणत्वम, शरीर का रंग जो है वो बदल जाता है। दैरस्यम, मुंह का स्वाद बदल जाता है। नयन प्लवः, आंखें जो रहती है ना वो बहुत ज्यादा थकी थकी रहती है और बहुत ज्यादा दाह होने लगता है। इच्छा द्वेषो मोहश्चापि शीत वाता तपादिषु, कभी ठंडे की इच्छा होती है, कभी गर्मी में बैठने की इच्छा होती है, फिर ठंडे में जाने की इच्छा होती है, फिर ये जो है ये पूर्व रूप के सिम्टम आने लगते हैं। इसके बाद में जृम्मांग मर्दो, जब ज्वर आने वाला है तो जम्भाई बहुत ज्यादा आने लगती है। अंग मर्दो, पूरा बॉडी में अंग मर्द होने लगता है, ये पूर्व रूपावस्था में रहता है। गुरुता, पूरा बॉडी हैवी हैवी फील होने लगता है, यह पूर्व रूपावस्था में आ रहा है ज्वर के। रोम हर्षो, बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अरुचि स्तमह, अरुचि उत्पन्न हो जाता है। एनोरेक्सिया जो बोलते हैं, मतलब मेंटली भी होता है, फिजिकली भी होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, पेट भरा भरा रखता है, अंग मर्द इतना ज्यादा होता है, तब हम समझ जाते हैं कि अब इसको फीवर आने वाला है। अप्रहर्ष शीतम चा, मतलब उसको कोई भी उत्साह नहीं रहता है, और फिर उसको कभी कभी ठंडी भी बजने लगती है, ठंडी लगने लगती है। भवत उत्पत्ति ज्वरे, मतलब उसको ज्वर आने वाला है, ऐसा पूर्व रूप अवस्था में आ जाता है। इसी को चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में पूर्व रूप बताया, बहुत बढ़िया बताया। आलस्यम नयन स्त्रास्त्रम जिम्रणम गौरवम क्लमः, मतलब आलस्य फील होने लगता है, आंखों से जो ये है अश्रु यह बहुत ज्यादा निकलने लगता है। नयने आश्रम त्रिम्बणम, जम्भाई बहुत आने लगती है पूर्व रूपावस्था में। गौरवम, गुरुता आने लगती है। क्लमः, मतलब मानसिक थकावट बहुत ज्यादा होती है, कुछ काम के बिना ही ना मन बहुत ज्यादा थक जाता है। ज्वलनाथ अपस्वंभु भक्ति द्वेषान विनिश्चितो, मतलब शरीर जो रहता है वो ज्वाला की तरह गर्म होने लगता है बहुत ज्यादा, और उसको भक्ति से द्वेष होता है, मतलब पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं ना तो उससे पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। भक्ति द्वेषो विनिश्चितो, इस तरह से विनिश्चित है, मतलब निश्चित रूप से ज्वर आने वाला है। अब इसमें मेंटल कारण भी है कि यह पूर्व रूपावस्था में। फिर बता रहे हैं कि अविपाकस्य वैरस्य च, अविपाक रहता है, खाया पिया पचता नहीं है, ये चरक संहिता में पूर्व रूप बता रहे हैं कि अविपाक, एक बार खा लिया तो पेट भरा भरा रहेगा 2 दिन 3 दिन, क्योंकि आमावस्था इतनी ज्यादा होती है। फिर आस्य वैरस्य, मुंह का स्वाद बदल जाता है। आस्य वैरस्य में कटुकास्यता होती है, तिक्तास्यता होती है, लवणास्यता होती है, मधुरास्यता होती है। जो दोष उल्बण रहेंगे उस दोष का मुंह का स्वाद हो जाएगा। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं हानिश्च, पूरा शरीर का जो बल वर्ण जो है, बल वर्ण हो, हानिश्च बल वर्ण हो, बल का हानि होता है, वर्ण का हानि होता है, कलर चेंज होने लगता है, और जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वह कम होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी को फीवर आता है तो उसका ना स्ट्रेंथ इतना कमजोर होता है, चलना फिरना उतना उतना एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि बल का हानि होता है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं शील व्यकृतम अल्पम च, उसकी जो काम है डेली रूटीन है वो विकृत रूप से होने लगती है। अल्पम च, विकृत होगा या कम कम करने लगेगा, जैसे उठ के ब्रश करना, नहाना धोना बहुत स्लो स्लो करने लगेगा, अल्प करेगा या नहीं करेगा, विकृत होने लगेगा। ज्वर लक्षणम अग्रजम, यह पूर्व रूप के लक्षण चरक संहिता के हिसाब से बताएं। अब वाग्भट संहिता के हिसाब से क्या पूर्व रूप बताएं, मैं अभी जो भी काय चिकित्सा पढ़ाऊंगा ना, तीनों ग्रंथों का मैं बताऊंगा कि इसमें क्या बताया है, इसमें क्या बताया है। वाग्भट में क्या बताया है कि तस्य प्राग रूपम आलस्य मरति गात्र गौरवम, जब ये पूर्व रूप की अवस्था आती है अरति होता है, मतलब मन में व्याकुलता होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। गात्र गौरवम, शरीर में गुरुता बहुत ज्यादा आती है, हैवीनेस बहुत ज्यादा आता है। आस्य वरस्य मरुचि जृम्भा शास्त्रा कुलिताक्षिता कुलाक्षिता, मतलब आस्य वरस्य मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, अरुचि होती है, जृम्भा होता है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं जो पूर्व रूप अवस्था में आंखों से पानी बहुत ज्यादा आता है, और कुलाक्षिता मतलब आंखें जो रहती है बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, उसका गति जो रहता है वो बहुत ज्यादा इधर उधर हिलने लगता है। फिर अंग मर्दो अविपाको,
अंग मर्द होता है, पूरा बॉडी में बॉडी एक होने लगता है। अंग मर्द, मर्दन की तरह, जिस तरह से शरीर को मसल दिया है उस तरह से पेन होने लगता है। अविपाको मतलब खाया हुआ पचता नहीं है। फिर अल्प प्राणता, ऐसा लगता है कि कम ही जान है उसकी। बहुनिद्रता, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। ये टिपिकल सिम्टम है कि पूर्व अवस्था में हम लोग पहचान सकते हैं। हितोपदेश शांति, प्रीतिरम्ल प्रदूषण है, उसको ना खट्टा खाने की इच्छा होने लगती है। और उसको कुछ अच्छा चीज बताएंगे ना तो उसको इरिटेट होता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द्वेष स्वादेशु भक्षेशु, उसको ना मीठा खाने में द्वेष होने लगता है, मीठा बिल्कुल पसंद नहीं आता जब पूर्व रूपावस्था आते। तथा बालेशु तृण विषम, उसको ना बच्चों से भी बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। बच्चे अगर किलकारी मार के खेल रहे हैं ना, इतना, क्योंकि रस धातु, रस के विकृति में बताया शब्द सहिष्णुता, कोई भी आवाज सहन नहीं होती है उसको, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होता है कि बच्चे शोर ना करें। उसी तरह से तृण विषम, बहुत प्यास लगने लगती है, क्योंकि आम है उसको पानी चाहिए, उसको और वहां क्लेद क्लेद करना है, कीचड़पना जैसे करना है, तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है। शब्दाग्निशीत वातांबु शायोष्ण निमित्तता, उसको ना शब्द सहन नहीं होता है। फिर अग्नि उसको बर्दाश्त नहीं होता है, कभी वो ठीक ठंडी में बैठना चाहता है, कभी धूप में बैठना चाहता है। फिर इस तरह से इसके इच्छा द्वेषश्च, कभी इच्छा होती है कभी द्वेष होने लगता है। कभी उसको ठंडा पानी पीने का मन करता है, कभी गर्म पानी पीने का मन करता है, कभी उसको धूप में बैठने का मन करता है, कभी छाए में बैठने का मन करता है। इच्छा भी होती है, फिर प्रद्वेष भी होता है। ये सारे टिपिकल सिम्टम आते हैं। तो ज्वर होने वाला है, इसमें पूरी तरह से सारे लक्षण नहीं है ज्वर के। ज्वर के टिपिकल सिम्टम जो है वो अभी आने वाले हैं। ये जैसे बादल, बारिश आने वाली है तो बादल छा जाते हैं, तो ये सारे सिम्टम जो है वो पूर्व रूपावस्था में है। अभी क्या है कि हर व्याधि का पूर्व रूपावस्था बताया गया है ग्रंथों में। पूर्व रूप समझना बहुत जरूरी है, और हर डॉक्टर को ये थेरोटिकली याद होना चाहिए। पेशेंट को देखते ही समझ जाना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि मैं भारतीय विद्यापीठ में था, तो एक डॉक्टर आशुतोष पाटनकर सर आए। वह ऐसे ही लेक्चर लेने आए, तो वो क्या लेने आए, तो पदार्थ विज्ञान पढ़ाने आए जब मैं एमडी कर रहा था। और सर आते आते क्लासरूम में बोले कि एक बच्चे को बोले कि तुमको ना कल फीवर आ जाएगा, कल सुबह तक फीवर आ जाएगा। तो बोला ऐसा तो सर मुझे कुछ लग नहीं रहा। बोले तुम देखो तुमको फीवर आ जाएगा। और सच में उसको नेक्स्ट डे फीवर आ गया। तो उसने सर के पैर पकड़ लिए नेक्स्ट डे जाके कि सर सच में मुझे इतना फीवर आ गया है, आपने कैसे पहचाना? तो बोले कि देखो मैंने ग्रंथ पढ़ा है और प्रैक्टिकली पेशेंट देखा है, तो तुम्हारे सारे सिम्टम्स दिख रहे थे कि तुम्हारे चेहरे पे श्रम दिख रहा था, तुम्हारा मन जो था वो व्याकुल दिख रहा था। ये जो पता है ना, श्रम और रति विवरणत्वम, ये सारे सिम्टम दिख रहे थे। तो मेरा इतना ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है कि मैं देख के बता सकता हूँ कि इसको ज्वर आने वाला है, और सच में ऐसा हुआ। फिर उसने पूछा कि सर अब मैं क्या दवाई लूं? तो सर ने कहा कि तुम ज्यादा दवाई मत लो, तुम जाके शुंठी ले लो, और शुंठी लेके और कुछ मत खाओ पियो, और उसके बाद में तुमको शाम तक अच्छा हो जाएगा। वो पूर्व रूपावस्था में था, ज्वर आया नहीं था, लेकिन ज्वर आने जैसा टेम्परेचर हो रहा था। उसने शुंठी खाया, लंघन किया, शाम तक एकदम ओके हो गया, और उसको भूख भी लग गई। फिर वो सर के पास गया कि सर मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, डॉक्टर आशुतोष पाटनकर सर है यहाँ पर, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, मेरे पीएचडी एक्सपर्ट करके भी आए थे। तो ये पूर्व रूपावस्था में उन्होंने डायग्नोज किया कि ऐसा ऐसा सिम्टम हो रहा है और ज्वर जैसा आ रहा है। ज्वर हुआ नहीं है लेकिन ज्वर आने जैसा है, और केवल शुंठी खिलाया और पेशेंट को रिलीफ मिला। इस तरह के हमारे पास फिजिशियन होने की जरूरत है जो देख के ही समझ जाए। अब आप लोग बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए कृपया। डॉक्टर अनुरिता मैम, आपने पूर्व रूपावस्था में डायग्नोज किया है क्या पेशेंट को? डॉक्टर अनुरिता मैम शायद जुड़ नहीं पा रही है। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपने पूर्व रूपावस्था में कोई डायग्नोज किया है क्या कभी? डॉक्टर सरोज मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या शायद आप? सर प्रणाम। प्रणाम। आपने पूर्व रूपावस्था में पेशेंट को डायग्नोज करके ट्रीटमेंट दिया है क्या कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं सर। जी जी। और किसी और ने किया है क्या पूर्व रूपावस्था में ही देख के? डॉक्टर टिंकल यादव जी, विकास कुमार जी। सर कभी कभी आते हैं लोग, जैसे कहते हैं कुछ बेचैनी जैसा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फीवर तो पूरे रूप में नहीं रहता है, तो ये बताते हैं कि कुछ खाने का नहीं मन कर रहा है, कुछ करने का नहीं मन कर रहा है। तो ये से थोड़ा सा एहसास हो जाता है पहले कि इनको कुछ इस तरह का होने वाला है। जी। तो कुछ समय बाद हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रहता भी है, तो वो पथे जैसे अच्छा गर्म पानी सेवन करते हैं और सबसे बचते हैं, तो उनको रहते हुए भी पूरा वो ठीक रहते हैं। तो कुछ समय बाद उनका भी अपीयर हो जाता है।
तरह का होता है। जी डॉक्टर नितिन बंसल जी, आप बताइए, आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा तो। पूर्व रूपावस्था में ही अगर डायग्नोस हो रहा है, किसी ने किया है तो बताइए। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आपने ज्वर को पूर्व रूपावस्था में पकड़ लिया है, कभी ऐसा हुआ है क्या आपका घर में आसपास कहीं? डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, कुछ अनुभव सर, बताइए। प्रणाम सर। हाँ सर, नमस्ते सर। आज सुबह अष्टांग के लेक्चर में और उस समय डिस्कस हुआ था, तब हमने ये बात की थी कि पूर्व रूपावस्था में है ही हमारे अगर जो लक्षण मिलते हैं उनको अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं हम, तो रोग के प्रकट होने से पहले ही उसको पकड़ लें तो बहुत अच्छा निदान हो सकता है। जैसे कि कफज ज्वर के लक्षण होते हैं सर, उसमें हमने प्रतिशाय होता है, कास होती है, अंगमर्द होता है। ये सब हम जब अपीयर होते हैं तभी हम पेशेंट को अगर बोलते हैं कि उष्ण जल का पान करें, शुंठी जल का पान करें, हल्का खाना खाएं, लंघन करें, तो उस को करने से हमारे कफ का नाश होता है और ज्वर के प्रारंभ होने से पहले ही हम उसका निदान कर सकते हैं। आई थिंक सो इसी को बोलेंगे सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, कहीं बिजी हो गए क्या? हेलो। आई थिंक सो अरविंद सर लेफ्ट हो गए, अरविंद सर है नहीं मीटिंग में। म्यूट है। सॉरी मेरा ना ये कनेक्शन का प्रॉब्लम है यहाँ पर, नेटवर्क का। ओके ठीक है। सर। हाँ डॉक्टर राजेंद्र जी, आपने कभी देखा है ऐसे पेशेंट पूर्व रूपावस्था में ज्वर के पेशेंट देखे हैं तो बताइए आप लोग। डॉक्टर विनेश सोनी सर। नहीं सर, हाँ मैंने तो कभी ध्यान नहीं किया इस बात का। पर ऐसे है कि कभी जरूरी तो नहीं होता कि वो आमद ज्वर ही होता है, पित्तज ज्वर भी होते हैं जिसमें ठीक कि है, उसको दाह हो रहा होता है। पूर्व रूपावस्था में बताइए। पूर्व रूप में चाहे पित्तज ज्वर हो उसमें भी क्या है, ऐसा ही आमद ही रहेगा। नहीं मैम, जैसे कि अब हमारा जो कफज ज्वर है उसका मैंने पूर्व रूपावस्था में बताया, ये पित्तज ज्वर के लिए लागू नहीं होता है। हाँ, पित्तज ज्वर में तो वो जलन हाँ, वगैरह हो रही होती उसमें है ना। उसमें जलन होगा, दाह होगी, उसमें अलग सिम्टम्स होंगे। और अगर ये सिम्टम्स भी पेशेंट लेकर आता है तो नैनो दाह ऐसा बताया, आंखों में जलन होने लगती है, तृष्णा होने लगता है, बहुत प्यास लगने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, मुंह का स्वाद जो है वो कड़वा होने लगता है, तीखा होने पर लगता सर है। ऐसे तो अम्ल पित्त में भी तो ऐसे लक्षण होते हैं। नहीं, पूरा जैसे बॉडी में भी ऐसा लग रहा है, हैवी हैवी लग रहा है कि अब फीवर आने वाला है, सीजनल चेंज होने की वजह से। मैं केवल पूर्व रूपावस्था की बात कर रहा हूँ, मैं ज्वर की नहीं बोल रहा हूँ, अम्ल पित्त हाँ नहीं बोल हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसे मतलब दिखते पूर्व हैं। रूप में भी। सर हेलो। हाँ सर बताइए सर। सर पेशेंट तो हमारे पास पूर्व रूपावस्था में आते नहीं है, क्योंकि वो तो अपना ट्रीटमेंट किसी और से लेने के बाद में उसके बाकी मैं अपने स्वयं के शरीर में सर पूर्व रूपावस्था में ही मेडिसिन लेके रूपावस्था तक जाने से बच तो क्या जाता हूँ। आपके बॉडी में क्या सिम्टम आते हैं पूर्व रूपावस्था में? एक दो छींक आने लग जाती है, ये तो लगभग प्रतिशय और कफत ज्वर में सर की ओर इंगित करता है। जैसे अभी क्या है, मौसम बदल रहा है, थोड़े एक दो छींके कफ युक्त छींके आती है ना, उसमें कफत ज्वर और प्रतिशय के लक्षण दिखते हैं। प्लस पित्त ज्वर में सर आंखें जलने लग जाती है और ये शरीर में थोड़ा सा दाह सा या टेम्परेचर हल्का सा महसूस होने लग जाता है और जल्दी थकान हो जाती है। के नीचे पैर है ना दर्द करने लग जाते हैं। ये सिम्टम ज्वर की ओर ही आगे होते हैं, उससे पहले ही मैं सर गोजीवादी का भी थोड़ा सा दर्द करने लग जाता है। तो मैं तो कई बार अगर पकड़ में आ जाता है ना सर, या अपन मेडिसिन के नजदीक ही हो, तब तो रूपावस्था तक पहुंचने से पहले ही पूर्व रूपावस्था में ट्रीटमेंट हो जाता है और वो एक दिन में ही शांत हो जाता है सर। बाकी पेशेंट तो सर हमारे पास आते ही नहीं है पूर्व रूपावस्था तो में। सर आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले लेते हैं उसी टाइम पे?
पूर्व रूपावस्था में क्या ले लेते हैं? ये मैं बता रहा हूँ सर। हाँ सर, वो गोजीवादी क्वाथ बना के ले लेता हूँ सर मैं तो। और अगर थोड़ा सा गले में खराश है और कुछ लगे, मेरे को कफ लगे, तो सेप्टालिन लेता हूँ सर। मैं सेप्टालिन को एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक तीनों रूप में ही सर लेता हूँ साथ में। ये 2 चीजें तो मैं ले ही लेता हूँ। और रूपावस्था में यानी बुखार वगैरह आते ही उसके वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे सर, बाद में करेंगे हम चर्चा। जी सर। पर ये थोड़ा गले में कुछ खराश से रहना और थोड़ा हैवी लगना, तो ये पूर्व रूप ही आएगा ज्वर का या प्रतिशय का? सर ये मैम ये कफत ज्वर का और प्रतिशय दोनों का सिम्टम है ये। हाँ, तो वो तो फिर उसके अकॉर्डिंग है ना। जैसे मुझे कभी ऐसे लगता है तो मैं तो सुदर्शन घनवटी लेती हूँ, तो मुझे उसी से ये फर्क हो जाता है। सुदर्शन घनवटी एंटीवायरल, क्योंकि अभी मौसम चेंज की वजह से सुदर्शन घनवटी एंटीवायरल के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। सन्निपात ज्वर किसी भी कारण से मतलब सन्निपात ज्वर में आप एंटीवायरल के रूप में सुदर्शन घनवटी लो, आप निश्चित फायदा मिलेगा। 1 या 2 दिन में ही आराम मिल जाता है। हाँ जी, हाँ, मैं भी यही लेती हूँ। मैं तो दूसरों को भी यही देती हूँ, सुदर्शन घनवटी। जी, तो ये पूर्व रूप को थोड़ा और पढ़ के और एनालिसिस करना सीखिए आप लोग। हाँ सही और है। समझिए इसको, ये कंडीशन को कि पूर्व रूप हो रहा है। हम किसी भी बीमारी में कम से कम स्वयं तो अपने ऊपर पूर्व रूपावस्था में ये परीक्षण करके उस बीमारी को तुरंत रोक सकते हैं सर आगे बढ़ने के लिए। बराबर, आपका बात 100% सही है। क्या है ना, कायिक चिकित्सा का मेरा लेक्चर लेने का यही उद्देश्य है कि हम लोग इस पे चर्चा करें, डिस्कस करें, और फिर हमारे पास जब भी पेशेंट है तो हमारे पास ये क्लिक हो कि ऐसा पूर्व रूप होता है, ऐसा बात हुआ था, इस बारे में डिस्कस हुआ था। जी सर। हाँ, अब इस पे और लोग का कुछ अनुभव है तो बताइए। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, डॉक्टर राजकुमार सर, राजकुमार धवन सर, कुछ पेशेंट आपने देखे होंगे पूर्व रूपावस्था में ज्वर के, फीवर आने वाला है तो क्या सिम्टम आ जाते हैं। डॉक्टर धनई जी, हाँ प्रणाम सर, आप बताइए कुछ अनुभव। हाँ सर, अभी मेरे को ही खुद ऐसा अनुभव हुआ था। मेरे आंखों में मतलब नेत्र स्राव वगैरह होने लगा था और अंग में मतलब हाथ पैर में दर्द वगैरह होने लगे थे। तो ऐसा